Bismillahirrahmanirrahim. In last lecture we were discussing hashing और उसमें हमने hashing का जो objective है वो डिस्कस किया था, and that was that the idea of hashing is to have a fast search. और हमने कहा था कि उसके लिए हमने एक डोमेन ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, पूल ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम द यूनिवर्स, उसको हम एक हैश फंक्शन पर से गुजारते थे और फिर हम उसको डाटा को हैश टेबल में मैप कर देते थे फॉर इंसर्शन और सर्चिंग। और हमने कहा था कि हम जो रियल लाइफ का डेटा है उसको हम चाहते हैं कि विदाउट एनी प्री प्रोसेसिंग यूजिंग हैश फंक्शन आइडियली हम उसको मैप कर सकें हैश टेबल में, और हमारा जो है उसमें टाइम जो है वो आइडियल हो, यानी सर्चिंग का टाइम जो है वो आइडियल हो। जब सर्चिंग आपकी तेज़ हो जाएगी इनफैक्ट, तो इफ़ सर्च इज़ फास्ट तो एज अ रिज़ल्ट आपका जो है ना इंसर्ट भी तेज़ हो जाएगा, जो है डिलीट भी तेज़ हो जाएगा, और लेट्स से अगर आपका अपडेट है, अपेंड है, इस तरह के जितने भी आपके जो डिक्शनरी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे आपके जो हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दैट तेज़ हो जाते हैं। तो हमने ये डिस्कशन लास्ट टाइम वाइंड अप की थी और फिर हमने एक हैश फंक्शन भी स्टडी किया था। उसमें हमने, अगर आपको याद हो तो हमने उसकी एक जेनेरिक फॉर्म हैश फंक्शन की डिस्कस की थी कि h ऑफ i इज़ इक्वल टू i, लेकिन इसमें हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था कि ये हाईली टाइम एफिशिएंट है बट इट इज़ हाईली स्पेस इनएफिशिएंट। फिर इसको हमने मॉडिफाई करके h ऑफ i को हैश फंक्शन डिवाइस किया h ऑफ i mod 25। लेट्स से अगर हमने 25 नंबर स्टोर करने थे तो हमने कहा था कि अब ये हाईली स्पेस एफिशिएंट हो गया है, बट ये कि टाइम एफिशिएंसी इसकी थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ की हमने। और दूसरा एक मसला हमें आया जो कि सीवियर था, जिसको हमने कहा था कि कोलिजन्स अकर हो सकती हैं। और कोलिजन्स हमने कहा था किसको कहते हैं कि अगर एक नंबर आता है जिसका रिमाइंडर सेम आता है, यानी मुख्तलिफ यूनिवर्स से आप नंबर्स इस हैश फंक्शन पर से गुजारते हैं और उन सब के जो है ना रिमाइंडर सेम आते हैं, तो अब आप उसको कहाँ प्लेस करेंगे हैश टेबल में, ये एक प्रॉब्लम था। और इसके लिए फिर हमने एक सोल्यूशन देखा था, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने लीनियर प्रोब का एक सोल्यूशन पढ़ा था कि लीनियरली हम उसको जनाब लीनियर प्रोब के ज़रिए जो है, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक रिमाइंडर आता है 83 हमने कहा था यहाँ पे, अगर उसको आप हैश करेंगे h ऑफ 83 इज इक्वल टू 83 mod 25, ठीक है ना जी। तो जाहिर बात है, या आप 83 कह लें या चलें 8 ऑफ 73 कह लें इज इक्वल टू 73 mod 25, तो इससे 23 रिटर्न होगा। और 23 इंडेक्स पे आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी ये नंबर पड़ा है, जिसका भी मॉड आप लें तो 23 ही आता है रिमाइंडर। और आप फिर इसके बाद लीनियर प्रोब करेंगे, नीचे आएंगे, फिर सर्कुलर सर्च करेंगे, यहाँ आएंगे और -1 जहाँ आएगा यहाँ पे इसको आप 73 को स्टोर करेंगे। तो ये हमने कहा था कि ये एक टेक्निक हमने पढ़ी थी जो कि हमने कहा था लीनियर सर्च से निस्बतन तेज़ है, लेकिन स्टिल हम वर्स्ट केस अगर इसका देखें तो हमने कहा था कि वर्स्ट केस में बदतरीन सूरत में ये जा के इवेंचुअली यहाँ आके 22nd लोकेशन पे इसको शायद वर्स्ट केस में स्टोर होना पड़े। ये हमारी जो थी लास्ट जो लेक्चर थी उसकी डिस्कशन थी। फिर हमने कंक्लूड इस बात पे किया था कि अब हम क्या कर सकते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स में, जो है हम क्या टेक्निक्स फर्दर डिवाइस कर सकते हैं कि इस हैशिंग की जो टेक्निक्स हैं इसमें इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। तो हमने कहा था 3 लेवल्स पे काम किया जा सकता है। सबसे पहले ये है कि हम टेबल कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दें। टेबल कैपेसिटी अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो आज अभी हम देखेंगे कि इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी कोलिजन्स रिड्यूस हो जाएंगी, कोलिजन रिडक्शन हो जाएगी आपकी। वो क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है आपके टेबल में जनाब बहुत सारी लोकेशन जो होंगी वो एम्प्टी होंगी, और एम्प्टी लोकेशन का मतलब ये है कि उसमें -1 बहुत सी जगहों पर पड़ा होगा। तो -1 पड़ा होने का मतलब है ये खाली है, और खाली होने का मतलब ये है कि जब आपका कोई वैल्यू हैश होगी कहीं, तो अगर वहाँ पे वो पॉइंट पड़ा है तो फाइंड हो जाएगी, नहीं होगा तो आगे जाएगी लीनियर को। वो जो ही -1 मिलेगा तो इस बात की दलील होगी कि फिर आइटम बकिया एरे में कहीं भी नहीं है।
क्योंकि -1 अगर मिला है तो इस बात की दलील है कि वो आइटम इस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो इस -1 की जगह पे ही मुझे मिलना चाहिए था उसको। तो अगर टेबल कैपेसिटी आप बढ़ा देंगे तो फिर कोलिजन की जो है ना रिडक्शन जो है उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे और सर्चिंग जो है वो भी आपकी थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी। लेकिन अब कैसे टेबल कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो इसका इंशाल्लाह हम आगे थोड़ा सा स्टडी करेंगे। फिर एक दूसरी जो इम्प्रूवमेंट प्रपोज की गई है, लोगों ने काम उस पर किया है, दैट इज़ यूज़ अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर रिजॉल्विंग कोलिजन। आप टेबल कैपेसिटी नहीं, बिल्कुल को ऑल टुगेदर कोई दूसरी स्ट्रैटेजी बनाएं, एल्गोरिथम बनाएं कि वो कोलिजन को हैंडल करें। ठीक है जी, उसके लिए भी लोगों ने उस पर सजेस्ट किए मुख्तलिफ टेक्निक्स। और तीसरा ये है कि डिफरेंट हैश फंक्शन, ऑल टुगेदर आप अपना हैश फंक्शन पे सारी मेहनतें सर्व करें, यानी अपनी सारी मेहनत हैश फंक्शन आइडियली डिज़ाइन करें। यानी ऐसा हैश फंक्शन, जैसे हमने अभी आज जो है ना अब तक 2 हैश फंक्शन देखे जो पिछले लेक्चर में, तो आप कोई ऐसा हैश फंक्शन डिज़ाइन करें कि वो यूनिक वैल्यूज़ जनरेट करे। तो अब अगर आप ये तीसरी टेक्निक देखें ना, ये प्योरली मैथमेटिशियंस से इससे हमें हेल्प लेनी होगी। यानी उनसे हमें ये हेल्प लेनी होगी कि मैथ्स का कोई ऐसा फंक्शन हमें वो बताएं कि जिसमें मैं सेट ऑफ वैल्यूज़ यानी पूल ऑफ वैल्यूज़ यानी डोमेन ऑफ वैल्यूज़, एक डोमेन होता है ना, एक रेंज होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा है। तो डोमेन ऑफ वैल्यूज़ जो है ना रियल लाइफ में यूनिवर्स में कोई वैल्यूज़ हैं जिसको मैं कहता हूँ डोमेन ऑफ वैल्यूज़ में से मुझे कोई वैल्यूज़ दी जाएँ एक फंक्शन पे, मैं उस ये डोमेन वैल्यूज़ पे फंक्शन अप्लाई करूँ और मुझे रेंज में वो एक पूल ऑफ वैल्यूज़ दे, लेकिन ये वैल्यूज़ जो है ना वो यूनिक हों। यानी मैं कोई भी वैल्यू दे दूँ तो ये फंक्शन मुझे यूनिक वैल्यू दे। लेकिन मसला आपको पता है कि ऐसा फंक्शन कोई भी आपको मैथ्स में नहीं मिलेगा, मैथमेटिशियन नहीं बता सकते जो ये आपको बता सके कि उसने लास्ट टाइम क्या क्या वैल्यू रेंज में वो जनरेट कर चुका है अब तक। यानी फंक्शन जो है हिस्ट्री मेंटेन नहीं कर सकता, हिस्ट्री मेंटेन नहीं कर सकते वो, ये आपको पता है। यानी यहाँ फंक्शन ये नहीं कह सकता कि मैंने लास्ट टाइम जो 10 इनपुट 10 दफ़ा पहले 10 नंबर्स पहले जो आपको मैंने आउटपुट में एक वैल्यू दी थी रेंज में, वो क्या थी वो याद नहीं रख सकता। यानी वो उसको जेन में रखते हुए जो है ना एक यूनिक वैल्यू नहीं निकाल के दे सकता। वो हर दफ़ा एक वैल्यू देगा, फंक्शन डोमेन में से लेंगे और वो रेंज में वो वैल्यू जनरेट करेगा। तो बहरहाल लेकिन मैथमेटिशियन से ये कहा जा सकता है कि आपको ऐसा पेचीदा सा फंक्शन बताएं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी कम हो, कि जिसमें वैल्यूज रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी सेम नंबर की वो कम हो, ये आप मुझे बताएं। तो इस पे बार जो है ना उस पर काम हो सकता है। क्योंकि आपको पता है मैथ्स का नॉलेज अगर आपके पास थोड़ा हो तो आप ये बता सकते हैं कि आपके पास आपने देखा होगा कुछ पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, कुछ नॉन पीरियोडिक होते हैं। अब पीरियोडिक फंक्शन हमारे बिल्कुल सूट या नहीं करता। पीरियोडिक फंक्शन आपको पता है साइनोसाइडल वेव जो आपके पास है, ये दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो इसमें तो बार बार वैल्यूज रिपीट होंगी, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, फिर थोड़ी देर बाद ये वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएगी फिर। तो ये तो आपके पास हमेशा जो है ना हैश फंक्शन सेम वैल्यूज बार बार रिपीट करेगा। सो ये अगर कोई बंदा हैश फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन लेगा तो वो तो बहुत बेवकूफ़ी करेगा। लिहाजा हमें वहाँ एक तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन चाहिए और फिर नॉन पीरियोडिक में भी कोई ऐसा फंक्शन जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटिंग सेम वैल्यूज़ इन अ रेंज इज़ जो है ना लेस, यानी कि ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हो। तो हमें ऐसे हैश फंक्शन डिज़ाइन करने की ज़रूरत है ताकि कोलिजन जो है हमारी कम से कम हो। तो बहरहाल ये मैंने कुछ वैसे ही आपको जो है ना इन तीनों के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दिया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें से बात करते हैं। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर बहुत सा काम लोगों ने किया है, बहुत सी टेक्निक प्रपोज की हैं, बहुत सी रिसर्चेज इस पर हुई हुई हैं ऑलरेडी। तो बहरहाल हमारा मकसद सिर्फ इसको टच करना है, थोड़ा सा इसमें अभी आगे आज इसके लेक्चर में थोड़ी सी मज़ीद बात करेंगे और बस फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। अगर आपको शौक़ हुआ तो इस पे जाएं, मज़ीद लिटरेचर पढ़ें, आपको इसमें बड़ी डिटेल्स मिलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब जो है हम आते हैं कि मेकिंग द
कि टेबल कैपेसिटी इक्वल टू द रेंज ऑफ आइटम टू बी स्टोर एज इन आवर फर्स्ट एग्जांपल इज यूजुअली नॉट प्रैक्टिकल, बट यूजिंग एनी स्मॉलर टेबल लीव्स एन ओपन पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन्स। ठीक है जी। एंड in fact, even though the table is capable for storing considerably more items than necessary, collisions still may be quite likely. For example, for a hash table with 365 locations in which 23 randomly selected items are to be stored, the probability that a collision will occur can be more in the worst case. यानी कि worst case में हम फिर भी collision से बच नहीं सकते, वो कहता है। Thus, it is clearly unreasonable to expect that hashing scheme to prevent collision completely. Instead, we must be satisfied with the hash table in which reasonably few collisions occur. यानी वो कहता है कि collision से आप बिल्कुल तो अपने आप को बचा ही नहीं सकते, अलबत्ता अगर आप जो है ना एक ऐसी टेक्निक पे मुतमईन हो जाएं जिसमें कम से कम collision है, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। कोई ऐसी टेक्निक जिसमें collision कम से कम हो, few हो, तो बस आपको उस पर भी मुतमईन हो जाना चाहिए। और एक और बात फिर आगे करता है कि एम्पेरिकल रिजल्ट्स या स्टडीज़ ये बताती हैं, एम्पेरिकल कहते हैं एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल की बुनियाद पे, यानी वो उसके पीछे कोई आप थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं सेट करते, बल्कि आप हिट एंड ट्राई मुख्तलिफ काइंड ऑफ इनपुट्स लेके, मुख्तलिफ डाटा सेट्स लेके, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके फिर कुछ नतीजे पे पहुँचते हैं। तो वो स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर आप यूजिंग टेबल्स हुज कैपेसिटीज आर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टाइम या 2 टाइम अगर हों जितने नंबर आपने स्टोर करने हैं, तो फिर आपकी जो है ना कोलिजन जो है ना निस्बतन जो है ना कंट्रोल में होती हैं, यानी कम होती हैं, कोलिजन्स फ्यू होती हैं। ठीक है ना जी। तो आपको चाहिए ये कि वो कहता है कि आप यूजुअली 1.5 से 2 गुना जो है ना टेबल कैपेसिटी को रखा करें। अच्छा, अब मसलन जो हमारी पिछली मिसाल थी जहाँ पे हमने शुरू किया था, वहाँ पे हमने कहा था कि 25 आइटम हमने स्टोर करने हैं। तो अब कहने का वो यानी इस मिसाल में ये कहना चाह रहा है कि फिर आप हैश टेबल का साइज़ या तो 50 रखें अगर आपने दुगना रखना है, या 1.5 गुना का मतलब ये है कि 25 और 50 के दरमियान यानी को तकरीबन 33 या 35 नंबर की साइज़ की रखें, ताकि उसमें कोलिजन कम से कम जो है वाक़या हों आपकी प्रॉब्लम नहीं। बहरहाल अभी इसकी मिसाल आगे देखते हैं, अब और भी समझ आ जाएगी। अच्छा, a second way to improve performance is to design a better method for handling collision. And in the linear probe scheme, whenever collisions occur, the colliding values are stored in the locations that should be reserved for items that hash direct to these locations. So that approach couldn't completely solve the problem. आपने वहाँ पे क्या किया था, आपने कहा था कि अगर एक वैल्यू हैश होती है यहाँ पे और यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है, तो आपने उसके हमसाये की जगह खाली थी -1 वहाँ पे जाके रख दी थी। तो वो कहता है कि वो तो रिज़र्व थी किसी और के लिए, यानी उसका तो अपना, मसलन अगर ये लोकेशन नंबर 3 है, ये 4 है, तो ये 4th लोकेशन तो उस नंबर के लिए थी जिसका रिमाइंडर 4 आता है, लेकिन आपने जो 3 रिमाइंडर वाले नंबर की जिसका कोलिजन हुआ उसके लिए जगह पकड़ ली। तो वो कहता है दैट अप्रोच कुडंट कम्प्लीटली सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन जब होगी और अब आप फिर 4 रिमाइंडर वाले नंबर्स की जगह पकड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है आप जो है ना आने वाले जो 3 नंबर के रिमाइंडर वाले जो होंगे उनके लिए भी मुसीबत बना दी आपने, क्योंकि वो भी कोलिजन अब होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, और जो 4 वाले आएंगे उनके लिए भी आपने जगह मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि 4 वाला भी अब कोलिजन का शिकार होगा। तो ये कहता है कम्प्लीटली मसला हल आप इस तरह से इधर नहीं कर सकते। तो अब वो कहता है रीहैशिंग करें, यानी टेबल कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ाएं। अच्छा, वो कहता है कैसे बढ़ाएं? वो कहता है ये कि अगर तो टेबल गेट्स टू फुल, यानी एक लिमिट से टेबल ज़्यादा फिल हो गया है, द रनिंग टाइम फॉर द ऑपरेशंस विल स्टार्ट टेकिंग टू लॉन्ग। ठीक है जी। तो ऑपरेशन जो है ना अब ज़्यादा टाइम लेना शुरू करेंगी, क्योंकि ज़्यादा आपकी जो है ना कोलिजन होगी, तो कोलिजन के लिए फिर आप लीनियर प्रोब करेंगे और लीनियर प्रोब में आपको आगे जाना पड़ेगा, तो ये मुसीबत खड़ी करेगी और आपको एरे में फिर ज़्यादा टाइम सर्चिंग में लगना शुरू हो जाएगा, और ये ऑलमोस्ट कहता है वर्स्ट केस में लीनियर सर्च के बराबर होना शुरू हो जाएगा, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो वो कहता है उसका एक सोल्यूशन है, वन ऑफ द सोल्यूशन इज टू बिल्ड अनदर टेबल। कहता है एक टेबल दूसरा बिल्ड करो और उसका साइज दुगना कर दो। ठीक है, लेकिन जब उसका साइज तुम दुगना करोगे तो फिर तुम अपना हैश फंक्शन भी तो चेंज करोगे ना,
और स्कैन कर दो ये पुरानी वैल्यूज़ ओरिजिनल हैश टेबल की इन द न्यू हैश टेबल, कंप्यूटिंग द न्यू हैश वैल्यूज़ फॉर ऑल नॉन डिलीटेड एलिमेंट्स एंड इंसर्टिंग इट इनटू द न्यू टेबल। अच्छा, ये क्या कह रहा है? ये कहने का मतलब अभी मैं पिछली मिसाल से जो है ना ज़रा वाज़े करता हूँ। ये कह ये रहा है कि आपने कहा था ना अब तक पिछली मिसाल में जो लेक्चर में आपने पढ़ी थी, जिसके लिए आपने कहा था h ऑफ i इज़ इक्वल टू i mod 25, आपने 0 से 24 लोकेशन की अरे बनाई थी और आपने कहा था जो नंबर आएगा वो इसमें मैं स्टोर करूँगा, ठीक है। अब वो कहता है कि लेट्स से, वो कहता है ये कि अगर आपका टेबल गेट्स टू फुल को आप डिफाइन कर लें अपने जहन में। मिसाल टू फुल को आप कहते हैं 50%। टू फुल से आपकी मुराद क्या है? 75% फिल हो गया है। टू फुल से आपकी मुराद 35% है या क्या है? चले, मैं अपनी आसानी के लिए समझाने के लिए कहता हूँ कि 50% का क्राइटेरिया हम जहन में रख लेते हैं। मसलन ये है कि अगर ये टेबल 25 नंबर इसमें स्टोर होने थे, तो 25 में अगर आपने इसमें आधे नंबर 25 का निकालें 50%, तो कितने बने? 13 नंबर ना, यानी 12.5 निकलेगा ना। तो हम कह लेते हैं कि चलो 13 नंबर जब इसमें स्टोर हो जाएंगे तो ये हैश टेबल कितना परसेंट फिल हो जाएगा? 50%। अच्छा, आप मुझे एक बात का जवाब दें, जब ये 50% फिल हो जाएगा ये हैश टेबल, तो अब मुझे बताएं जो बकिया 50% इसमें आप स्टोर करेंगे नंबर, द रेस्ट, तो वो जब इसमें आके स्टोर होने की कोशिश करेंगे तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? क्योंकि देखिए पहला नंबर जो तो आएगा उसमें तो सिर्फ जो फर्स्ट आइटम आके इसमें स्टोर होगा उसके लिए तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि उस वक्त तो सारे -1 होंगी वैल्यूज, हर लोकेशन पे -1 पड़ा होगा। ऐसा है कि नहीं? तो पहला नंबर तो जो है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये 20 लोकेशन है और आपका नंबर जो है मिसाल के 70 आया है, तो 70 mod 25 वो जो है आप सीधा आके इधर बैठेगा ना 70, क्योंकि उसका रिमाइंडर 20 आना है, ठीक है ना जी। तो अब वो यहाँ आके है, लेकिन उसके बाद वाले जो आने शुरू हो जाएंगी तो अब प्रोबेबिलिटी कोलिजन की बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जो 50% आइटम होंगे उसमें भी ये नहीं है कि कोलिजन ख़त्म, इम्कान नहीं होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी जूँ आपके आइटम इसमें आइटम लगने शुरू हो जाएंगे तो इसमें कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, होगी। और 50% आइटम्स के बाद तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो वो यही तो कह रहा है कि वो कह रहा है क्या इस पिछली स्लाइड में, अब आपको ये बात समझ आएगी कि वो अब दूसरा पॉइंट पढ़ें कि वन ऑफ द सोल्यूशन इज टू बिल्ड अनदर टेबल is about twice as big and scan down the entire original hash table, computing the new hash function value for all non-deleted elements and inserting it into the new table। वो कहता है ना कि जब आपको पता लगा ना कि कोलिजन अभी दुगनी हो, कोलिजन शुरू हो जाएगी जो ही अब आइटम आपके 50% से ज़्यादा इसमें फिल होना शुरू होंगे, तो आप इस तरह करो ना, ये सारे आइटम एक नया हैश टेबल बनाओ दुगने साइज़ का, यानी ये 25 साइज़ का था ना, आप 49 यानी 50 आइटम्स का बनाओ, 0 से 49 यानी 50 लोकेशन का हैश टेबल बनाओ। और ये सारा डाटा जो इसमें कितने आइटम्स पड़े थे? 13 आइटम्स पड़े थे ना, 50% ये फिल हुआ था। इन 13 आइटम्स को आप ये पुराने आइटम्स को भी उठा के इसमें सेव कर दो, लेकिन अब जब ये इसमें सेव होंगे तो ये अकॉर्डिंग टू विच हैश फंक्शन होंगे, आपको हैश फंक्शन भी मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि अब साइज 49 तक चला गया, 50 तक i mod 50 से कंप्यूट करना होगा ना आपको, क्योंकि वो तो 25 इसलिए था कि लोकेशंस टोटल 0 से 25 थी। अब चूंकि 0 से 49 50 लोकेशंस है, तो अब आपको ये 70 भी दोबारा अब आपको इस पे मैप करना होगा। तो 70 mod 50 वो दोबारा 20 पे जाके लगेगा, ठीक है। इसी तरह कोई नंबर और होगा यहाँ पे, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे 60 है, तो 60 अगर यहाँ पे था तो 60 जो है ना यहाँ पे 10th इंडेक्स पे लगा होगा ना, अगर यहाँ लगा होता, ठीक है ना जी।
और वहाँ पे जनाब भी उस पर लिखेगा 60 mod 50 10 पे लगेगा। इसी तरह अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे 30 है तो 30 यहाँ कहाँ लगेगा, 30 यहाँ पे लगेगा 30 mod 25 5 पे लगेगा ना, 5th पे इंडेक्स पे 30 लगेगा। लेकिन 30 mod 50 कहाँ लगेगा, 5th पे नहीं लगेगा, 30th इंडेक्स पे लगेगा। ठीक है जी। तो कुछ वैल्यूज जब यहाँ रीहैश होंगी ना इधर से, तो उनकी कुछ की लोकेशन चेंज हो जाएगी। यानी कहने का मकसद ये है कि ये जो कुछ वैल्यूज यहाँ है ना, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज ज़रा स्कैटर हो जाएंगी, खुल जाएंगी। जब ये नए टेबल में जाएंगी ना, मैप होंगी, तो वहाँ पे ये वैल्यूज ज़रा दूर दूर हो जाएंगी आपस में, क्योंकि यहाँ पे ये 13 वैल्यूज 0 से 24 में पड़ी थी ना, करीब करीब थी। अब वो 0 से 49 के दरमियान में पड़ी है, तो आप रीहैश करेंगे ना जब इन वैल्यूज को h of i mod 50 करके, पुराना सारा डेटा रीहैश होगा नए हैश फंक्शन के जरिए, तो वो क्या होगा, वो थोड़ा सा स्कैटर हो जाएगा। यानी दरमियान में -1s आपके ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। और ये दरमियान में -1 जितना मिलेंगे ना डेटा के दरमियान, इतना आपका फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि जब आपको नया वैल्यू आएगी और वह हैश फंक्शन से यहाँ पे आके स्टोर होगी, तो एक कोलिजन का इम्कान कम होगा। और लेट से अगर कोलिजन हो भी गई तो लीनियर प्रोब के ज़रिए जब नेक्स्ट लोकेशन में जाएंगे तो -1 फ़ौरन आपको मिलेगा, तो आप फ़ौरन उसको जल्दी नई लोकेशन पे स्टोर कर लेंगे। बात समझ आ रही है? तो नई लोकेशन पे इसको जो ही स्टोर कर लेंगे, तो अब आपकी जब डेटा स्प्रेड हो जाएगा नई लोकेशंस पे, तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेटा स्कैटर हो गया है, स्पेस आपने थोड़ी बढ़ा दी है। और दूसरी बात ये कि आपने स्पेस भी बहुत इम्प्रैक्टिकल नहीं ली है। वो जो कल मैंने एक डिस्क की मिसाल दी थी कि अगर आप बाज़ार जाएं और आप उसको कहें कि मुझे 500 गुना ज़्यादा हार्ड डिस्क चाहिए, तो हंसेगा आप पे कि ये क्या कह रहा है। अब आपने ये नहीं किया, आपको डाटा 25 आइटम स्टोर करने थे और आपने स्पेस सिर्फ दुगनी ली है, 50, यानी कि 2 टाइम्स मोर स्पेस ली है। तो 2 टाइम्स मोर स्पेस पे कोई इतराज़ नहीं करता आपसे कि यार आपने इतनी ज़्यादा स्पेस क्यों ली है। अगर ठीक है, सही है, आपकी रिक्वायरमेंट थी शायद, तो इसलिए आपने ज़्यादा दुगनी स्पेस मांगी है, तो ठीक है, हमने आपको उतनी स्पेस दे दी है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप जहन में रखें, जिसकी वजह से अब आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कोलिजन की जो है वो आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये प्रोसेस रुकेगा नहीं, ये ऑटोमेटिक होगा। अच्छा, कैसे ऑटोमेटिक होगा कि अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। यानी ये जब आप कोई कोई एप्लीकेशन बनाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक होगा कि मसलन आपका शुरू में डाटा आपको बताया गया कि जनाब 25 आइटम्स होंगे, तो आपका h of i = i mod 25 के तहत आपने सारा डाटा इस हैश फंक्शन में 0 से 24 में मैप किया। ठीक है जी। अच्छा, अब 50% जब इसमें डाटा फिल हो गया, तो आपने रीहैशिंग का फंक्शन कॉल हो गया। उसने फिर क्या किया, उसने यानी 50% मीन्स कि आपके 13 लोकेशंस फिल हो गए, तो अब आपका मतलब है डाटा ज़रा ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो अब उसने क्या किया है, अब उसने 50 की बनाई, तो अब उसने h of i = i mod 50 करके उसने क्या किया है, 0 से 49 की रे बनाई। ठीक है ना जी। यानी जब 13 आइटम्स हो गए, तो इसने रीहैश कॉल कर दिया। ठीक है, बैक एंड पे रीहैश हो गया ना, तमाम डाटा जो है रीहैश होके नए रीहैशिंग फंक्शन के ज़रिए इसमें रीहैश हो गए। अच्छा, अब जब 50 में आपके कितने 50% जब यहाँ भी फिलिंग हो गई, 50% यहाँ फिल होने का मतलब है कि आपके इस हैश टेबल में कितने आइटम जब स्टोर हो गए, 26 आइटम्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 50% से ज़्यादा स्टोरेज हो गई, दोबारा रीहैश कॉल होगा एल्गोरिथम बैक एंड पे। ये ऑटोमेटिक होगा। अच्छा, आपके अंदर प्रोसीजर डिफाइन हुआ होगा। और अब आप 50 का दुगना लेंगे, साइज कितना लेंगे, या 50 का दुगना करें
या जितने आइटम स्टोर हो चुके हैं उसका दुगना लें, इट्स अप टू यू। ठीक है ना जी। तो मतलब ये कि 13 है तो इसका दुगना लेते हैं या उसका दुगना लेते हैं। अगर 50 का लेंगे तो वो 100 हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो अब आपकी जनाब ये साइज हो गया 100। तो अब एच ऑफ आई क्या हो जाएगा, आई मॉड 100। लोकेशन होंगी 0 से 99। ठीक है ना जी। अब जब ये 51 आइटम्स हो जाएंगे स्टोर तो 50% से ज़्यादा हो गया ना, तो रीहैश होगा दोबारा। ठीक है ना जी। और अब कितने आइटम्स, अभी 200 की अरे आप बनाएंगे। तो 200 की अरे बनाएंगे तो एच ऑफ आई इज इक्वल टू आई मॉड फंक्शन, वो आपका ऑटोमेटिक की प्रोग्रामिंग में ये वेरिएबल होगा यहाँ पे। अच्छा ये वेरिएबल होगा, खुद ब खुद अपडेट होता रहेगा। तो अब 100 का दुगना करेगा वो 200 हो जाएगा। तो ये 0 से 199 हो जाएगा। ठीक है ना जी। अब जब तक के ये एलिमेंट्स इस हैश टेबल में कितने नहीं हो जाते, रीहैश नहीं होगा। हाँ जी, कितने नहीं हो जाते, जब तक के 100 का आधा क्या है 100। जब 101 आइटम जाके इसमें स्टोर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रीहैश का एल्गोरिदम कॉल हो जाएगा। समझ आ रही है आपको बात। तो ये इस तरह से ये प्रोसीजर, तो फिर क्या हो जाएगा 200 का दुगना 400 हो जाएगा। और फिर ये एच ऑफ आई इज इक्वल टू आई मॉड 400 के लिए होगा। इसी तरह फिर यहाँ कब कॉल होगा, जब आपके 201 एलिमेंट्स हो जाएंगे कम से कम, यानी 50% से जो ही डाटा ज़्यादा होगा ना हैश टेबल में, तो रीहैश का एल्गोरिदम कॉल होगा और ये सिलसिला ऐसे चलता जाएगा। तो आपको सिस्टम में कभी भी कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा कि आप तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं। आप कहेंगे नहीं, मैं स्पेस रिलेटिव टू डाटा ले रहा हूँ। डाटा जूं जूं बढ़ रहा है, जूं जूं डाटा आप आस्ता आस्ता, यानी पहले आपने 13 आइटम थे, फिर आपने जनाब 26 कर दिए, फिर 51 हो गए, फिर 101 हो गए, फिर 2, तो मैंने उस हिसाब से जना साइज बढ़ाया है। मैंने पहले दिन ही 200 नहीं लिए। 25 आइटम स्टोर करने के लिए आपसे मैंने 200 स्पेस नहीं मांगी थी। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ली है, इस पे कोई इतराज नहीं है। और ये हैश फंक्शन ऐसे चलता जाएगा। ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये आपको अब सब समझ आ गई। वो क्यों, क्योंकि जब आप दुगनी स्पेस लेते जाएंगे तो इससे कोलिजन प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, वो लेस हो जाएगी, क्योंकि डाटा स्कैटर्ड होगा बहुत दूर दूर। तो दरमियान दरमियान में कोलिजन्स, और लीनियर प्रोब भी बहुत जल्दी तेज़ काम करेगी। तो लीनियर सर्च की तरह आप बहुत पूरा जो है डाटा सर्च नहीं करेंगे, जल्दी -1 मिलेगा और वहाँ पे जाके आप डाटा रख लेंगे। ठीक है जी। तो ये जनाब ये सारा जो प्रोसीजर है ना, इसको मैंने रीहैश का है ना, ये बार बार रीहैश करेंगे आप जब भी 50%। अच्छा, ये 50% मैंने क्राइटेरिया रखा है कि 50%, आप इसको चेंज कर लें। आप कह रहे हैं कि नहीं, जब 70% ऑफ द टेबल इज फिल्ड तो मैं नया रीहैश करूँगा। तो फिर यहाँ पे भी जब 70% डाटा फिल होगा तो आप फिर नया रीहैश करेंगे। फिर यहाँ पे भी आप कहें 70% जब फिल होगा तो रीहैश करें। दिस इज ऑल अप टू यू कि व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वोक या कॉल द रीहैश फंक्शन। ठीक है ना जी। एंड दिस एंटायर वर्किंग, ये जो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज रीहैशिंग। ठीक है जी। इस सब को कहा जाता है लिटरेचर में रीहैशिंग। ठीक है जी। तो ये है रीहैशिंग सारी, जो मैंने आपको एक मिसाल से समझा दी है। अब आप इसको जाके देख सकते हैं मिसाल से। अभी इधर हम इसको आगे देखते हैं। एज एन एग्जांपल, सपोज वो कहता है कि मैं ये नंबर्स को जो है इंसर्ट करता हूँ हैश टेबल में ऑफ साइज 7। ठीक है। तो जब 7 का साइज़ होगा तो ज़ाहिर है उसका फिर फंक्शन में मॉड 7 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है। और लीनियर प्रोब इज़ यूज टू रिजॉल्व द कोलिजन हम करते हैं। तो रिजल्टिंग हैश टेबल इज एज फॉलोज। अब आप ज़्यादा अगर ये नंबर आएंगे तो इसको आप इस हैश फंक्शन से गुजारेंगे तो ये इन इंडेक्स पे स्टोर होंगे। ठीक है जी। अब वो कहता ये कि इफ लेट्स से 23 इज इंसर्टेड इनटू द अबव टेबल, अगर आप इस टेबल में 23 इंसर्ट करेंगे तो वो कहता है कि टेबल विल बी ओवर 20%, यानी आपका लेट्स से वो कहता है कि वो जो ना 2 फुल वाला जो क्राइटेरिया है ना, कि वो क्या है 70% है, कि 70% अगर ये हैश टेबल फिल हो जाए तो फिर आई नीड टू रीहैश।
यानी रीहैशिंग एल्गोरिथम मैंने कॉल करना है। तो अब रीहैशिंग एल्गोरिथम क्या करेगा कि वो 7 की दुगनी स्पेस क्या बनती है 14, तो 14 का टेबल अब वो बनाएगा आगे। ठीक है जी, सही है ना जी, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है। तो अब ये उसके अंदर एक छोटी सी ट्रिक डाल रहा है, वो भी आगे बताता है ये कि 14 के जो बनाएगा तो ये कह रहा है कि द न्यू टेबल साइज मैं 14 के बजाय 17 लूँगा। यानी असल में तो 7 के का दुगना करके 14 लेना चाहिए था ना, तो वो कहता है 14 के बजाय मैं 17 लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा किया इसने। ये क्यों किया है ये वो आगे बताता है कि वो इसलिए कि 17 इज़ प्राइम और 14 इज़ इवन नंबर एंड 17 इज़ प्राइम नंबर। अच्छा ये क्यों? ये इसलिए कि आपको पता है कि प्राइम नंबर जो है ना वो बड़े टेढ़े होते हैं, वो सिर्फ अपने मल्टीपल्स पे पूरे डिवाइड होते हैं। इवन नंबर तो हर जगह मल्टीपल डिवाइड बाय 2 करें आप उसको तो उस पर रिमाइंडर 0 आएगा, ऐसा है कि नहीं? प्राइम नंबर पे देखें ना, जब आप मॉड लेंगे ना तो आपके रिमाइंडर ज़रा गौर करें, ज़रा यूनिक आएंगे। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में h ऑफ x इज इक्वल टू x मॉड 14 लेते तो आपके बहुत से रिमाइंडर्स ज़्यादा रिपीट होते हैं। यानी यहाँ पे कोलिजन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, p इज मोर देन दिस। यहाँ पे 17 की वजह से कोलिजन कम, 17 प्राइम नंबर है तो ये पूरा डिवाइड कभी नहीं करेगा, नंबर को अपने ऊपर होने देगा क्योंकि ये प्राइम है। और प्राइम सिर्फ अपने मल्टीपल्स यानी 17 के जो मल्टीपल्स हैं, यानी 17 का अगला मल्टीपल 34 है, 17 2 34, इसी तरह 17 3 17 4 उनको तो ये रिमाइंडर 0 देगा, बाकी सबको जनाब ये रिमाइंडर जाना डिफरेंट देगा। तो ये उसने सिर्फ इसलिए किया है कि यार कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। वो कहता है कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा ऐसे कर लो कि दुगनी लेने के बजाय, डबल के बजाय थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, कोई इतना एतराज़ तो कोई तुम पे नहीं करेगा। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि जो डबल है ना, मिसाल अगर 7 है तो इसका दुगना करना 14 है ना, तो 14 के जवाब जो नेक्स्ट नया प्राइम आता है वो 17 है, वो कर लो। इसी तरह अगर मिसाल तुम्हारे पास ओरिजिनल साइज़ 10 था तो इसका दुगना अगर तुमने करना था तो 20 बनता है, तो 20 के आगे नेक्स्ट प्राइम क्या आता है 23 आता है ना, तो वो रख लो। तो 20 और 23 में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, इसलिए 14-17 में भी कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारा ओरिजिनल साइज़ था 11 था तो तुम्हारा डबना करो तो 22 आता है, तो तुम 23 ले लो, कोई मसला नहीं है क्योंकि वो भी प्राइम है। तो ये सिर्फ ये उसने इसलिए किया है कि इससे थोड़ी सी और हमें फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स की रिमाइंडर्स लेने से थोड़े से रिमाइंडर्स रिपीट कम होंगे और कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बाकी इसमें कोई इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। तो बहरहाल उसने डबल कर लिया हैश फंक्शन, ठीक है, डबल कर लिया डाटा, और ओल्ड वैल्यूज़ को भी तुम्हें दोबारा स्कैन करना होगा क्योंकि वो पुरानी वैल्यूज़ तो पुराने हैश फंक्शन पे मैप हुई थी ना। ये वैल्यूज 6 तो इस हैश x मोड 7 पे हैश होके इसमें लगी थी ना। अब जब तुम h ऑफ x इज इक्वल टू x मॉड 17 करोगे तो अब तो तुम्हें जो है 24 मॉड 17 करना पड़ेगा, तो वो तो जो है अब तो वो नई जगह पे हैश होगी ना कहीं, तो फिर तुम्हें वहाँ लगाना पड़ेगा इसको, तो पुराना डाटा हैश करना भी सारा पड़ेगा। और इसमें डेफिनेटली तुम्हारा जब रीहैशिंग का एल्गोरिथम कॉल होगा ना, याद रखो, तो चूंकि तुम पुराना सारा डेटा भी रीहैश करके नई टेबल में मैप करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना जी, थोड़ा सा स्लो डाउन सिस्टम में तुम्हें फील होगा जब कोई ख़ास एंट्री पे तुम्हारा रीहैश का एल्गोरिथम कॉल होगा, ठीक है। और ये भी याद रखो कि ये जो रीहैश का एल्गोरिथम है ना, ये जब सारा डाटा यहाँ से मैप होके इस हैश टेबल में मैप हो जाएगा, तो ये रन टाइम पे न्यू से ऑपरेटर से तुम जब ये न्यू टेबल बना लोगे तो ये डिलीट कर दो ये टेबल। पुराना डाटा जब इधर मैप हो गया तो इस डोंट नीड टू पुट दिस इन मेमोरी, इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब कल को तुमने इससे रीहैश करके ये टेबल बनाया और पुराना डाटा इसको न्यू हैश फंक्शन को दे के इधर मैप कर दिया, तो इसको भी डिलीट कर दो। फिर जब एक वक्त आया जब इधर से तुमने नया हैश फंक्शन बना के ये डाटा इस टेबल में मैप किया, 100 से तुमने 200 साइज बनाया, नया हैश फंक्शन को दिया और यहाँ डाटा मैप कर दिया पुराना,
और जो नया आएगा वो नया तो खैर अब इधर ही आएगा, पुराना जो था वो यहाँ मैप कर दिया, तो अब इसको भी डिलीट कर दो। तो अगर आप गौर करें तो आपका पुराने टेबल्स भी फजूल में मेमोरी नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि पुराना डाटा आप क्या कर देते हैं, मैप कर देते हैं नए हैश टेबल में दोबारा। ठीक है ना जी। सिर्फ इसमें एक नुकसान ये है कि जब रीहैशिंग का एल्गोरिथम आप कॉल करेंगे तो उस वक्त थोड़ा सिस्टम स्लो डाउन होगा। एक ख़ास उस बदकिस्मत जो यूज़र होगा ना, जिसके इंसर्ट पे वो रीहैश एक्टिवेट हो जाएगा। यानी आपकी बदकिस्मती ये कि जब आपकी एंट्री होने लगी, मिसाल आप नादरा में गए और नादरा में आपकी एंट्री होने लगी, तो उसने कहा जी सब्र करें जी, आपका तो इंसर्शन इसलिए नहीं हो रही कि वो पीछे रीहैशिंग कॉल हो गई है। आप कहेंगे ये क्या भला है, रीहैशिंग किसे कहते हैं? वो कहेंगे सब्र करो, जो तुम्हें नहीं समझ आ रही है, पीछे वो सारा सिस्टम जो है ना तुम्हारी वजह से डाटा जो है ना वो एक्सीड हो गया है, वो लिमिट क्रॉस कर गया है, तो सब्र करो, अब पीछे सारा डाटा रीहैश होगा तो फिर तुम्हारी एंट्री होगी। बाल उसके भी टेक्निक्स के हल हैं, वो खैर मैं लेक्चर के एंड में उस बात को फिर छेड़ के उसके कुछ सलूशन आपको बताऊंगा कि वो क्या है। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई आपके। तो द रिजल्टिंग टेबल, फिर इसका क्या बनेगा जब नया पुराना डाटा भी हैश हो जाएगा, तो रिजल्टिंग टेबल जो आपका बनेगा वो ये बनेगा। तो अगर आप गौर करें तो वो पुराना सारा डाटा आपका मैप हो गया अब 17 लोकेशंस पर, 0 से 16 का मतलब है 17 लोकेशंस पे, और इसका हैश फंक्शन आपका h of i = i mod 17 है। अब इस पे आपका सारा पुराना डाटा भी मैप हो गया और नया डाटा अब जो आएगा तो वो भी आएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको h of 81 है तो वो करना पड़ेगा 81 mod 17। इससे जो भी रिमाइंडर आएगा ये उस इंडेक्स पे जाके आपको लगाना होगा। ठीक है ना जी। या h of 35 आएगा तो h of 35 इंडेक्स नंबर 1 पे लगेगा आपका। ठीक है ना जी, क्योंकि 35 mod 17 से 1 आएगा। इसी तरह तो बाकी इन लोकेशंस खाली हैं, -1 अगर है यहाँ पे, तो अब अगर कहीं कोलिजन होगी तो वो डाटा आपका स्कैटर्ड है, फ़ौरन पकड़ा जाएगा। लीनियर प्रोब भी है, तो अगर आपका देखें यहाँ पे कोलिजन आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 लोकेशंस पे पकड़ा जाएगा। यहाँ पे -1 होगा तो सिर्फ 2 सर्चेज होंगी मैक्सिमम। इस डेटा से हमें नज़र आ रहा है कि इससे ज़्यादा सर्च नहीं हो सकती। पूरा टेबल लीनियर सर्च की तरह सर्च नहीं होगा। लीनियर सर्च तो बेवकूफ़ होता है, वो तो फॉर लूप यहाँ से शुरू करेगा और नीचे तक यहाँ तक सबको सर्च करेगा अगर उसमें किसी डाटा को सर्च करना है। और इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ ये वाला मैक्सिमम जो हमें नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम 3 सर्चेज के अंदर वो आपको बता देगा, आइदर फाउंड और नॉट फाउंड। ठीक है ना जी। तो ये फ़ायदे कुछ हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी जो है ना इसकी बेहतर है। सो दिस एंटायर अबव ऑपरेशन इज कॉल्ड रीहैशिंग, जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी आपको एक डायग्राम से। ये सारा प्रोसीजर जो है ये कहलाता है रीहैशिंग। और ये वो जो पहली टेक्निक थी कि हमने कोलिजन इम्प्रूवमेंट्स इन जो है ना हैशिंग कैसे किया है कि इंक्रीज द टेबल कैपेसिटी वाले जो है ना फिनोमेना पे हम चले, और हमने जनाब क्या किया, टेबल कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ाया और उसके लिए क्राइटेरिया भी खुद सेट किया। क्राइटेरिया क्या था वो मैंने कहा था, वो जो सॉफ्टवेयर लिखने वाला है अकॉर्डिंग टू द सिविरिटी ऑफ द सिस्टम डिफाइन कर सकता है कि भाई 70% डाटा फिल हो जाए एक टेबल में तो तब वो रीहैश का एल्गोरिथम कॉल कर सकता है विद इन सिस्टम, या वो देखता है कि नहीं 50% पे होना चाहिए तो 50% पे कॉल कर ले। अगर वो कहता है नहीं 30% पे कॉल होना चाहिए तो इस पे कॉल कर ले। दिस इज़ ऑल वेरिएबल, दिस इज़ ऑल इन योर हैंड्स, यू कैन डिसाइड। और इवन ये चीज़ आप एंड यूज़र को भी दे सकते हैं कि वो ये वेरिएबल हो उसके हाथ में हो, वो डिसाइड करे डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ द जो है ना कंडीशंस जो है ना, या डाटा पे, या जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट जो भी है रियल लाइफ में, उस पर वो फैसला कर ले कि मुझे ये कि क्या थ्रेशोल्ड सेट करना है। हाँ, अपने डाटा जो साइज़ है, स्पेस है कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर स्पेस का उसको इशू नहीं है तो वो बेशक 30% पे सेट कर ले। अगर उसको स्पेस का भी सीवियर इशू है तो फिर मे भी वो शायद कुछ कंप्रोमाइज़ करेगा कि नहीं 70% पे मैं फिर रीहैश कॉल करूँगा, तो बार बार वो रीहैश फिर कॉल नहीं होगा और आपकी स्पेस भी कम लगेगी और बार बार यूज़र तंग भी नहीं होंगे, क्योंकि 70% में जब होगा
तो आपका रीहैश एल्गोरिदम बार बार इन्वोक नहीं होगा और आपके एंड यूज़र जो होंगे वो जब आपकी इंसर्शंस होंगी तो बार बार रीहैशिंग एल्गोरिदम से तंग भी डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, स्लो डाउन का शिकार सिस्टम बार बार नहीं होगा। बहरहाल ये कुछ बातें थी जो रीहैशिंग की ज़मन में मैंने आपको बतानी थी, जो मैंने आपको बता दी। अब आए जी, अब वही बातें इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। So this is obviously very expensive operation. There are n elements to rehash and table size is roughly 2n, but actually it is not that much bad as rehashing is done infrequently according to the criteria set in algorithm. रीहैशिंग मैंने अभी बताया कि ये आप क्राइटेरिया एल्गोरिदम में खुद सेट करते हैं, वो आपको मैंने बताया 70% क्राइटेरिया है, 50% है, 30% है, ये आप सेट करते हैं, यानी ये उस पर डिपेंडेंट है। और ये साइज़ रफली आपका जो है ना दुगना ही होता है, दुगने से डबल से कभी ज़्यादा नहीं होता साइज़ आपका, तो दुगना पे आपको कोई एतराज़ नहीं करता। आप हार्ड डिस्क खरीदने जाते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट से अगर दुगनी या ट्रिपल ख़रीदते हैं या 4 गुना ज़्यादा ख़रीदते हैं तो देयर इज़ नो इशू, नोबडी सेज कि जी ये आप क्या कर रहे हैं। और ये रिक्वायरमेंट से अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो इस पर कभी भी कोई एतराज़ आप पे नहीं करता, तो ये कोई इतना मसला नहीं है। सो इन पर्टिकुलर देयर मस्ट हैव बीन n/2 इंसर्ट्स प्रायर टू लास्ट रीहैश। सो देयर मस्ट हैव बीन n/2 इंसर्ट्स, ठीक है ना जी, तकरीबन आधे इंसर्ट्स हो चुके होने चाहिए प्रायर टू रीहैश। मतलब अगर आपने 50% क्राइटेरिया सेट किया हुआ है तो इसका मतलब है कि आधे एलिमेंट्स आपने पहले इंसर्ट किए थे और आधे के बाद जो एलिमेंट आया है, यानी n, ये अगर ये पहला एलिमेंट है, ये n/2 एलिमेंट है और ये nth एलिमेंट है, तो n/2th एलिमेंट जो ही इंसर्ट आपने किया है इसके बाद जो अगला किया है तो आपका रीहैश एल्गोरिदम कॉल हो गया, क्योंकि आधे से आप आगे चले गए, ठीक है ना जी। तो अब वो कहता है ये कि इफ़ दिस डाटा स्ट्रक्चर इज़ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि ये रीहैशिंग का एल्गोरिदम अगर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है, द इफेक्ट इज़ नॉट नोटिसेबल, ठीक है ना जी। अगर वो एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है और साथ में चल रहा है बैकएंड पे और वो और चीज़ों के साथ भी मिक्स ये भी चल रहा है तो कोई इतना नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ़ द हैशिंग इज़ परफॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ एन इंटरैक्टिव सिस्टम, then the unfortunate user whose insertion caused a rehash could see a slowdown। ये अभी जो मैंने बात की, अगर आपके कहता है कि ये रीहैशिंग का एल्गोरिदम किसी इंटरैक्टिव सिस्टम का पार्ट है, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें इंटरैक्टिव सिस्टम जिसमें फौरी आपको जो है ना रिजल्ट्स सामने आ जा रहे होते हैं, ठीक है ना जी, यानी कोई रियल टाइम सिस्टम के में आपके सामने बैठे हुए हैं, इंटरैक्टिव सिस्टम में सामने बैठे हुए हैं, कोई बैच सिस्टम नहीं है जिसमें जना पीछे अगर कुछ काम बाद में भी हो रहा हो बैक एंड पे और आराम से हो रहा हो तो कोई आपको इफेक्ट उसका नोटिसेबल इतना नहीं होता, बल्कि आप फ्रंट एंड पे जना आपके जना एक इंटरैक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व है और साथ में रीहैश कॉल हो जाता है, तो आपको वो जनाब एक एब्रप्ट सा स्लो डाउन सिस्टम में फील होगा। वो क्योंकि आपका सारा डाटा पिछला रीहैश होगा न्यू फंक्शन में, क्योंकि आपने इसकी 100 लोकेशंस को अब आपने 200 लोकेशंस में मैप करना होगा पहले, तो रीहैश फंक्शन तो आपका जो नया इनपुट आया था वो ज़रा वेट करेगा, यहाँ पहले इस सारे डाटा को यहाँ मैप करेगा। क्योंकि आप बदकिस्मती से वो इनपुट यूज़र थे देने वाले जिसकी वजह से इसका वो थ्रेशोल्ड मीट हो गया, वो 50% क्राइटेरिया क्रॉस कर गया ये आपके इनपुट की वजह से। तो जब आपका इनपुट आया तो इसने फ़ौरन क्या किया, रीहैशिंग एल्गोरिदम कॉल कर दिया, तो आपको उसने कहा सब्र करो। अब जब सब्र करो तो आप तो रुक गए, लेकिन आपको एक फील होगा कि भाई सब्र करो तो आपका वो काम या ट्रांजैक्शन या जो है ना इंटरैक्टिव सिस्टम में जो भी आपका कोई एक्टिविटी थी वो फौरी जो है ना उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि बैक एंड पे रीहैशिंग का एल्गोरिदम चलेगा, वो डाटा को सारे को मैप करेगा इसको इधर, और जब ये मैप हो जाएगा अपनी अपनी जगह तो फिर आपका वो इनपुट जाके इसमें मैप होगा, तो देन यू विल फील अ स्लो डाउन, ठीक है ना जी। तो ये एक मसला है इसमें, लेकिन इसका हल भी लोगों ने प्रपोज किए हैं। एक हल मैं आपको बता देता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये नादरा की मिसाल देता हूँ। मिसाल नादरा है, नादरा आपका NIC बनाता है, आप रोज़ाना के हिसाब से नादरा के
जो जो सेंटर्स हैं आपके पाकिस्तान में मुख्तलिफ, और लेट्स से कि वो भी हैशिंग की कोई इस तरह की कोई टेक्निक यूज़ कर रहा है, और डेफिनेटली उसमें होगी क्योंकि फास्ट सर्च आज के ऐसे सिस्टम्स में बहुत ज़रूरी होता है। मतलब मेरा नाम है फजल बासित है, फजल बासित का रिकॉर्ड उन्होंने सर्च करके जो है ना उसको अपडेट करना है, तो इसका क्या मतलब है कि फजल बासित के लिए वो पूरा पाकिस्तान में 22 करोड़ के अवाम का डाटा सर्च होगा कि फजल बासित मिलेगा? नहीं, कुछ जो है क्विक टेक्निक्स होंगी कि जिससे वो फजल बासित सारा डाटा सर्च नहीं होगा, वो क्विकली सर्च होना चाहिए। तो अब अगर उन्होंने हैशिंग की कोई टेक्निक लगाई है और लेट्स से मेरा डाटा जो है ना उसको अपडेट करना है उन्होंने, और वो जनाब या उसकी कोई जनाब एंट्री करनी है या इंसर्ट कोई नया करना है वगैरह है, तो अब मेरे इंसर्ट पे लेट्स से मैं बदकिस्मत आदमी हूँ कि मेरा जो ही इंसर्ट की रिक्वेस्ट जाती है तो नादरा में वो 50% क्राइटेरिया मीट हो जाता है लेट्स से, ठीक है। अब जो ही मीट होता है तो वो मुझे कहता है सब्र करो, तुम्हारे लिए रीहैश करूँगा। तो मैं ये तो उन्हें पता है कि ये तो 22 करोड़ आवाम का सारा डाटा रीहैश करना ये तो कोई मिनट के अंदर तो नहीं होगा। उसका हल ये हो सकता है कि आज के दिन की जितनी एंट्रियां हैं, अगर आज के दिन की एंट्री पे किसी का रीहैश इन्वोक हो जाता है तो वो आज की दिन की एंट्रियां एक टेम्पररी टेबल में ले ले हर बूथ से, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, टेम्पररी टेबल्स में, और जब 4-5 बजे नादरा का दफ्तर बंद हो जाए तो रीहैश का एल्गोरिथम कॉल हो जाए और आस्ता आस्ता वो डाटा जो है ना वो रीहैश हो जाए नए टेबल्स में। मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक फर्जी मिसाल से समझा रहा हूँ। तो जाहिर है वो लेट्स से एक रात में भी शायद वो सारा रीहैश ना हो, लेट्स से बड़ा ह्यूज डेटा है लेकिन 70% रीहैश हो गया, 30% नहीं हुआ, सुबह 8 बजे फिर दफ्तर खुल गया। तो वो जो टेम्पररी टेबल थे उन्हीं में ही ये कल का डाटा भी वो ले इसी में ही, ठीक है ना जी। तो अगली रात में ये बकिया 30% जो है ना वो भी क्या हो गया, रीहैश हो गया। तो तीसरे दिन सुबह सारा नादरा आपका रीहैश हो गया नए टेबल में। तो तीसरे दिन क्या हुआ कि तीसरे दिन जो नए लोग आ रहे हैं उनको तो डायरेक्टली नादरा इसमें ही एंट्री करे क्योंकि अब तो सारा डाटा है रीहैश हो गया ना, और साथ ही साथ ये जो 2 दिन टेम्पररी टेबल में उसने डाटा लिया था उनको भी क्या है वो इस नए टेबल में इनपुट कर दे। तो इससे क्या होगा, इससे वो स्लो डाउन वाला मसला नहीं होगा, स्लो डाउन वाला मसला लोग फील नहीं करेंगे। बैक एंड पे थोड़ा टेम्पररी आपने कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लिए जो टेम्पररी डाटा लेने के लिए, और साथ ही साथ आपने बैक एंड पे रीहैश का एल्गोरिथम भी इन्वोक किया हुआ था, तो एंड यूज़र को ये फील नहीं हुआ कि जैसे मुझे कोई आपने कोई स्लो डाउन उसको फील नहीं हुआ है, या उसको ये फील नहीं हुआ कि जैसे मैं वो अनफॉर्चुनेट यूज़र था कि जिसकी बुनियाद पे रीहैश का एल्गोरिथम इन्वोक हो गया और मेरी वजह से जनाब ये सारा काम जो है ये गड़बड़ हुआ है और पूरा डाटा सेट जो है ना रीहैश होगा, ठीक है ना जी। तो बहरहाल ये वो एक नुक्ता जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आपने इसको इंटरैक्टिव सिस्टम का पार्ट बनाया है इस रीहैशिंग को, तो फिर एक अनफॉर्चुनेट यूज़र जो है उसको एक स्लो डाउन फील हो सकता है। अच्छा जी, सो रीहैशिंग वो कहता है कि कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन मैनी वेज। वन अल्टरनेट इज टू रीहैश एज सून एज द टेबल इज हाफ फुल। एक क्राइटेरिया ये है कि 50%। एक एक्सट्रीम कहता है ये है कि टू रीहैश व्हेन एन इंसर्शन फेल्स, यानी कोलिजन अकर्स। अच्छा, ये एक दूसरी एक्सट्रीम है। ये मतलब ये कहती है कि बस पहले दिन फर्स्ट टाइम जब कोलिजन अकर हुई ना हैश टेबल में, तो बस खतरे की घंटी बज गई, और खतरे की घंटी जब बज गई ना तो बस आप रीहैशिंग कॉल कर लें, ठीक है ना जी। तो अब जाहिर बात है ये भी वैसे इतनी अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि आपको क्या पता है, आपका एक टेबल है उसमें आपने एंट्री यहाँ की मिसाल के तौर पे तीसरे इंडेक्स पे, ठीक है ना, आपने कोई वैल्यू एंटर कर दी, ठीक है, और दूसरी वैल्यू भी इधर आई बाय चांस और उसका भी रिमाइंडर 3 आया और वो भी आए तो कोलिजन हो गई। तो इसका ये मतलब है कि आप तो फ़ौरन रीहैशिंग कॉल कर देंगे। अभी तो सिर्फ दो वैल्यूज़ एंटर हुई हैं और आपका लेट से ये 0 से 99 100 की लोकेशंस थी। तो ये एक्सट्रीम जो है ना ये भी ज़रा सी कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ये एहतियात पर बहुत बरमबनी है। यानी ये कह रही है कि जब कोलिजन हो गई तो बस एहतियात का तकाजा ये है कि तुम क्या करो, स्मेल आ गई तुम्हें कि भाई जो है ना डाटा जो है ना
अब आस्ता आस्ता बढ़ने लगा है, लिहाजा तुम रीहैश कॉल कर दो। ये क्या है, ये 50% कह रहा है कि कोई क्राइटेरिया बस 50% का सेट कर लो। तो ये जो ना एक एक्सट्रीम है। दूसरा है, थर्ड है, ये आपके इख्तियार में, मिडल ऑफ द रोड स्ट्रेटजी, टू रीहैश व्हेन द टेबल रीचेस सर्टन लोड फैक्टर। अब ये लोड फैक्टर आप डिफाइन करें, लाइक 70% फिल्ड क्राइटेरिया इन अबव एग्जाम्पल, 80% आप डिफाइन करते हैं, 75% लोड फैक्टर आप कहते हैं, ये इट्स अप टू यू, यू डिफाइन इट। और बस वही लोड फैक्टर जैसे मीट होगा वहाँ पर रीहैश का एल्गोरिथम आपका इन्वोक हो जाएगा, वहाँ कॉल हो जाएगा। ठीक है जी। सिंस परफॉर्मेंस डज डिग्रेड एज द लोड फैक्टर इंक्रीजेस, थर्ड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेड विद गुड कट ऑफ कुड बी द बेस्ट। थर्ड स्ट्रैटेजी वो कहता है, इसके ऊपर गौर किया जा सकता है, इसके ऊपर जो है ना काम करें, और ये भी डिपेंड करेगा एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, यानी ये अब आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को ज़रा स्टडी करेंगे क्रिटिकली। अब ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इशू है ज़रा सा, कि उसको देखेंगे कि वो कुछ चीज़ों के बारे में क्या आपको लिख के दे रहा है अपनी रिक्वायरमेंट में, तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि मुझे कब रीहैशिंग का एल्गोरिथम कॉल करना है, चाहिए मुझे। ठीक है ना जी, कितना डाटा और कितनी टाइम का वो बात जो ना बात कर रहा है, मुख्तलिफ क्राइटेरियाज वो बता रहा होगा उसमें कि मुझे जब ऐसा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ये चीज़ तब चाहिए, वगैरह वगैरह। तो तब आप इन चीज़ों को जहन में रखते हुए फिर इस क्राइटेरिया को सेट कर सकते हैं कि कब आपने रीहैशिंग इन्वोक करनी है। अच्छा जी, एक टेक्निक जो है वो क्विक सर्च की या फास्ट सर्च की ओपन हैशिंग के नाम से जानी जाती है लिटरेचर में, जिसको सेपरेट चेनिंग भी कहा जाता है। दिस इज अनदर अप्रोच। एक तो हमने अभी देखी ना, सीधी सीधी एक टेबल बनाना, हैश टेबल बनाना, एक वन डायमेंशनल एरे थी जिसमें जब कोलिजन होती थी तो हम क्या करते थे, लीनियर प्रोब करते थे, लाइन में आगे जाते थे, तो वो भी ठीक है, एक लीनियर सर्च के मुकाबले में अच्छी थी। एक है चेनिंग, दैट यूजेस द हैश टेबल दैट इज एन एरे ऑफ और वेक्टर ऑफ लिंक लिस्ट्स दैट स्टोर द आइटम्स। और इसकी एक मिसाल हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं सामने एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको, कि मिसाल के तौर पे वो कहता है कि आपने कोई यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम स्टोर करने हैं और फिर उनको क्विकली सर्च करना है कि वो जल्दी सर्च हों कि वो यूनिवर्सिटी में हैं कि नहीं है। तो वो कहता है कि आपके जितने भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के नाम हैं तो ज़ाहिर है ए से शुरू होगा किसी का नाम से लेके जी, तो ये आपके पास इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, 26। तो आप कहते हैं कि 26 की एरे बना लें, ठीक है, 0 से 25 तक। और हर ये हैश टेबल हो गया आपका, और हर इंडेक्स जो है ना एक लेटर रिप्रेजेंट करेगा, यानी 0 इंडेक्स ए रिप्रेजेंट करेगा, 1 बी रिप्रेजेंट करेगा, और 25 जी रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाई रिप्रेजेंट करेगा, और 23 इंडेक्स जो होगा वो एक्स रिप्रेजेंट करेगा। तो वो ये क्यों बना रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो बंदा जिस नाम का है उसको उसके इंडेक्स के आगे उसकी एक लिंक लिस्ट में जाके रखो। मसलन अगर अब एडम्स जॉन है तो उसने ए, चूंकि उसका नाम ए से शुरू हो रहा है तो उसने ए की आगे लिंक लिस्ट में लगा दिया है। डुई मैरी है तो उसने जनाब डी, ए बी सी डी की लिस्ट में लगा दिया। मिसाल अब दाऊद आता है तो दाऊद अब कहाँ लगेगा, डी की लिस्ट में। डुई मैरी के बाद यहाँ पे एक नया नोड बनाएंगे आप और दाऊद उसमें लिखेंगे और दाऊद के नेक्स्ट में नल आ जाएगा, 2 नोड हो जाएंगे अब, ठीक है ना इसमें। इसी तरह अगर दावर आएगा तो दावर दाऊद के बाद आके लगेगा फिर, और दावर और फिर उसका नेक्स्ट नल हो जाएगा, लिंक लिस्ट में ऐसे नोड लगता चला जाएगा। तो सारे डी के नाम इधर होंगे, और इसी तरह जी से जो है ना ज़ुबैर अगर आएगा तो ज़ुबैर यहाँ लगेगा और उसके नेक्स्ट में नल होगा, ठीक है ना जी ऐसे। तो अब अगर कल को आपसे कोई कहे कि जनाब मुझे बताओ सर्च करके कि जी दाऊद है इस लिस्ट में, तो आप स्ट्रेट अवे हैश फंक्शन आपको क्या करेगा कि हैश पहले लेटर पे जाएगा कि जनाब एच ऑफ डी जो है ना वो आपको जनाब स्ट्रेट अवे किस इंडेक्स पे लेके जाता है, 3 पे, यानी एच ऑफ 3 बल्कि इनफैक्ट कहना चाहिए कि वो क्या है आपका, वो बेसिकली डी का इंडेक्स है, ठीक है ना जी। और आपको पता है तो डी जो ही आपके पास मैच होता है ना डी, तो आप कहते हैं अच्छा 3rd इंडेक्स पे जाओ, तो 3rd इंडेक्स पे जाएगा। 3rd इंडेक्स पे आपको लिंक लिस्ट का
यानी इस लिंक डी के इंडेक्स लिंक लिस्ट जो होगी ना डी के नामों की, उसका हेड यहाँ पड़ा होगा, हेड पॉइंटर। आप जाएंगे उसमें दाऊद ढूंढेंगे, यहाँ डी मैरी नहीं मिला, आगे गए, आगे यहाँ मिल गया जी, फाउंड। और जहाँ नेक्स्ट नल जहाँ हो गया ना मिला तो आप कहेंगे नहीं फाउंड। अब आप मुझे बताएं, आपने दाऊद ढूंढने के लिए सिर्फ डी की लिंक लिस्ट सर्च की ना, ये बाकी लिंक लिस्टें तो सर्च नहीं की, ये और ये, क्या नतीजा निकला इससे? फास्ट सर्च हुई कि नहीं हुई? यानी सिर्फ आपने डी की लिंक लिस्ट सर्च की, यानी आउट ऑफ 26 लिंक लिस्ट्स यू हैव सर्च ओनली वन लिंक लिस्ट, दाऊद वाली। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि जी जुबैर है, तो आप फिर आउट ऑफ 26 वन लिंक लिस्ट सर्च करेंगे, जुबैर जेड वाली। तो फास्ट सर्चिंग हुई कि नहीं? लेकिन अगर आप इसको लीनियर सर्च के ज़रिए, मतलब आप सारे नामों को एक लिंक लिस्ट में डालते, एक ही लिंक लिस्ट में, और मैं आपसे कहता सर्च करो, तो फिर तो आप सारी लिंक लिस्ट को ऐसे सर्च करते हो, मुझे एंड में बताते हो तो सारी लिंक लिस्टों को, तो ये तो लीनियर सर्च हो जाती है। लीनियर सर्च के मुकाबले में ये हैश्ड सर्च जो है वो फास्ट है कि नहीं है? ये नीचे, दिस इज़ फास्ट देन अबव लीनियर सर्च, ठीक है। तो ये एक और टेक्निक है। अच्छा, इसको भी मज़ीद थोड़ा सा अगर आप गौर करें तेज़ किया जा सकता है। कैसे? थोड़ा सा अगर आप, और ये इम्पोर्टेंट है कि दाऊद जब इसमें आप स्टोर करें, तो आप जब दाऊद आए तो अपनी लिंक लिस्ट में इसको सॉर्टेड रखें ज़रा, फिर और भी तेज़ होगा। मसलन दाऊद जब आएगा तो सॉर्टेड लिस्ट, अगर ये दाऊद आएगा तो डुई मैरी से इसको पहले लगना चाहिए कि बाद में? वो डी ए है ना, तो डी ए को पहले लगना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि डुई मैरी साहब को कहेंगे कि तुम इधर आगे जाओ, यहाँ दाऊद को पहले लगाएंगे, और फिर उसके नेक्स्ट में डुई मैरी को निकालेंगे। तो अब क्या होगा? अब जब दाऊद सर्च होगा तो वो यहाँ आके फौरन यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दाऊद यहाँ नहीं है और डुई मैरी है स्ट्रेट अवे, और अब आप दाऊद सर्च करने आते हैं और दाऊद यहाँ डुई मैरी मिलता है, तो आप आगे लिंक लिस्ट में सर्च ही नहीं करेंगे, क्योंकि सॉर्टेड लिंक लिस्ट है। दाऊद अगर होता तो यही मिलना चाहिए था, आगे नहीं मिल सकता। तो आपने इवन इस लिंक लिस्ट में भी सारी लिंक लिस्ट सर्च नहीं की, अगर ये लिंक लिस्ट आपने सॉर्टेड रखी हैं। तो इवन आप वो जो एक लिंक लिस्ट आउट ऑफ 26 सर्च करते हैं ना, उस एक में भी आप अपनी सर्चेस को कम कर सकते हैं, इफ़ यू मेंटेन द लिंक लिस्ट एज सॉर्टेड लिंक लिस्ट, ठीक है ना जी। उनको भी जो ना आप क्या कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं सॉर्टेड। अगर आप उसको मेंटेन कर लें सॉर्टेड, तो वो जो है ना उसको आप सर्चेस को अपनी कम कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो ये जो है, ये कुछ जो है ना ज़हन में चीज़ें हमारी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हम अपनी सर्चेस को काफ़ी तेज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो है ये इसमें ये एक्सप्लेन कर दिया हुआ था। फॉर एग्जांपल एडम्स जॉन जो है, उसको अगर आपने सर्च करना है एंड डुई मैरी, तो दे आर स्टोर्ड इन द टेबल 0 एंड टेबल 3 रिस्पेक्टिवली। और अगर कोलिजन अकर होगी तो वी सिंपली इंसर्ट द न्यू आइटम इनटू द अप्रोप्रिएट लिंक लिस्ट, यानी उसके आगे आगे स्टोर करते रहेंगे। एच ऑफ डेविस जॉइस, एच ऑफ डुई मैरी, ये सारी जो है ना कोलिजन अकर होगी, और वो हम इसको डेविस जॉई एंड थस वी ऐड अ न्यू नोड कंटेनिंग दिस नेम टू द लिंक लिस्ट पॉइंटेड बाय द टेबल 3, यानी आगे आगे वो ऐड होता चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये जनाब आपके इस तरह से डुई मैरी या डुई जॉय आया, डुई मैरी। अब देखें जे सॉर्टेड है, JHIJKLM, तो M डुई मैरी बाद में आया, J को पहले लगाया इसने, ठीक है ना जी। तो अब अगर आपको कल को कोई कहे कि जनाब मुझे बताओ कि इसमें दाऊद है कि नहीं, तो दाऊद जगह आप फौरन इधर आएंगे और इधर डुई जॉय मिलेगा, तो आप कहेंगे इधर आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहीं कहेंगे कि दाऊद इज़ नॉट देयर। क्यों? क्योंकि दाऊद है DA, और DA होता है तो ये वो यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि ये DO है और ये भी DO है, और DA वाला नाम इधर होना चाहिए था। तो इट मीन्स के इवन आप सिंगल लिंक लिस्ट में भी आप बहुत अपनी जो है ना सर्च स्पेस जो है ना कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो यू कैन एंजॉय अ फास्ट सर्च यूजिंग चेनिंग, ठीक है ना जी। इसको चेनिंग इसलिए कहते हैं कि इसमें ये चेन बनी है ना, लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट एक चेन होती है ना,
तो हर इंडेक्स पे एक चेन बनी हुई है, तो 26 चेनें हैं आपके पास। आज 26 में भी आप बताएं, ये इनफैक्ट 25 ही हैं, क्योंकि आप मुझे बताएं ये y की है, ये z की है और ये x की है ना 23। तो x से तो कोई इंसानों का नाम वैसे होता नहीं है, मतलब जेरोक्स प्रिंटर तो हो सकता है, जेरोक्स किसी आदमी का नाम तो नहीं हो सकता। या x से तो मुझे शायद ही कोई जापानी या कोई जापानी या चाइनीज़ का नाम हो तो हो, वैसे आम तो कोई नाम नहीं होते। तो इस तरह आपको काफ़ी लिंक लिस्ट में बहुत से में आपको शायद बहुत सी लिंक लिस्ट ऑलमोस्ट एम्प्टी मिले और कुछ में शायद बहुत मिले। जैसे मुसलमानों के नामों में एम में अक्सर एम मोहम्मद फलाना, मोहम्मद ये, मोहम्मद गुल, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद फलाना, तो एम बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो सॉर्टेड होगी तो आपकी सर्च स्पेस तेज़ हो जाएगी, सर्चिंग तेज़ हो जाएगी। ठीक है जी। तो बहरहाल ये एक टेक्निक आपने ये देख ली चेनिंग, और एक टेक्निक हमने जो पीछे देखी जिसमें हमने इंटीजर डेटा को हैंडल किया हैशिंग के साथ, और लीनियर प्रोब हमने की, टेबल कैपेसिटी बढ़ाई, वो जो मैंने आपके सामने वो पीछे हैश फंक्शन जो बताया आपको एक्सप्लेन किया लीनियर प्रोब के साथ, रीहैशिंग के साथ जो आपको समझाया। तो ये कुछ तीन टेक्निक्स जो हमने देख ली, ये मैंने इसलिए बताई कि थोड़ा सा हैशिंग आपके जहन में क्लियर हो जाए। फिर इसकी बहुत सारी टेक्निक्स लोगों ने प्रपोज की हुई हैं, और एक नहीं है, काफ़ी हैं, और काफ़ी लोगों ने इस पे काम किया हुआ है। सो सर्चिंग सच अ हैश टेबल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो सर्चिंग फिर बड़ी आसान हो जाती है। वी सिंपली अप्लाई द हैश फंक्शन टू द आइटम्स being sought and then use one of the efficient search algorithms for linked lists. So by this approach we can reduce the reasonably our searching time. So this is the main idea of the hashing, that we need to reduce our searching time and we need to reduce our search space for considerably large data. So that's it. If you have any questions, so you can ask. I'm there. If you don't have any questions, तो फिर we will finish this here, और इंशाल्लाह फिर हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मिलेंगे, और फिर नया टॉपिक जो है हमारा जो है गालिबन ग्राफ जो है डाटा स्ट्रक्चर जो है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें, otherwise we stop here.